स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेटेड पर। तो दोस्तों आइए आज हम लोग देखते हैं मुग़ल साम्राज्य में अकबर को। अकबर का जन्म 1542 ईस्वी में और मृत्यु 1605 ईस्वी में हुआ था। इसका राज्याभिषेक 1556 ईस्वी में हुआ था। इसका संरक्षक जो था बैरम खान था। काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे याद रखिएगा कि चूँकि ये क्वेश्चन पूछता बार बार कि अकबर का संरक्षक कौन था, तो याद रखिए बैरम खान। हुमायूं ने अपने जीवन काल में यानी 1555 में ही अकबर को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया था और लाहौर का सूबेदार बना दिया था। 1556 ईस्वी में पानीपत के द्वितीय युद्ध होता है, जिसमें अकबर की तरफ से इसका संरक्षक बैरम खान युद्ध लड़ता है और दूसरी तरफ हिमू रहता है, जिसे बैरम खान ने हिमू को पराजित कर दिया। और यह अकबर के जीवन काल राज्याभिषेक के बाद पहला युद्ध था। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, तिलवाड़ा के युद्ध 1560 ईस्वी में अकबर एवं बैरम खान के मध्य हुआ, यानी अकबर और बैरम खान जो उसका संरक्षक था उन दोनों के मध्य हुआ युद्ध, तिलवाड़ा का युद्ध 1560 ईस्वी में, जिसमें बैरम खान पराजित हो गया और अकबर विजय हुआ। अकबर ने बैरम खान के ऊपर 2 शर्त रख दिया, या तो आप राज्य से बाहर चले जाएं या तो आप हज के लिए चले जाएं। तो बैरम खान ने हज की यात्रा को चुना और हज की यात्रा के लिए जैसे ही निकला है, इसकी हत्या मुबारक खान नामक एक व्यक्ति ने रास्ते में इसकी हत्या कर दी। अब बैरम खान का एक बेटा था अब्दुल रहीम, उसकी पत्नी थी सलीमा बेगम। अब सलीमा बेगम से अकबर ने क्या कर लिया, विवाह कर लिया। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, बैरम खान के संरक्षण से मुक्त होने के बाद, यानी अब तक तो बैरम खान के संरक्षण में था अकबर, उसके बाद जब उसके संरक्षण से मुक्त हुआ, वो अपनी धाय माए थी उनके प्रभाव में आ गया और 2 वर्षों तक उनके प्रभाव में ही शासन प्रशासन किया। इस 2 वर्षों के शासन को पेटीकोट शासन या पर्दा प्रथा शासन अथवा हरम दल का शासन कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट देखा जाए, अकबर ने 1562 ईस्वी में यानी 2 साल तक के 1560 से 1562 ईस्वी तक के अपनी धाम माँ के क्षेत्र छाया में कार्यकाल किया। उसके बाद 1562 ईस्वी में ये उनके प्रभाव से मुक्त हुआ और 1562 ईस्वी में ही इसने दास प्रथा समाप्त कर दिया। दास प्रथा 1563 ईस्वी में जो तीर्थ यात्रा कर लगता था उसे समाप्त कर दिया। अब 1564 ईस्वी में जजिया कर को समाप्त कर दिया। नेक्स्ट पॉइंट था इसके बारे में, 1571 ईस्वी में अकबर ने फतेहपुर सीकरी शहर की स्थापना किया। फतेहपुर सीकरी इसी शहर में इसने 1575 ईस्वी में इबादत खाना की स्थापना किया। इबादत खाना की स्थापना करने का मतलब इबादत खाना में ये होता था कि सभी धर्मों के लोग आपस में आकर अपने धर्मों का व्याख्यान करते थे, लेकिन ये ज़्यादा दिन तक चला नहीं, क्योंकि जब कई धर्मों के लोग आपस में बात करते हैं तो किसी धर्म में कमी और किसी धर्म में बेसी बुराई होते हुए आपस में युद्ध कर लेते हैं, तो इसे बंद करना पड़ा इबादत खाना को। 1578 ईस्वी में अकबर ने अमीर उल मोमिनी की उपाधि धारण किया, जो सिर्फ खलीफा करते थे, यानी इसने अमीर उल मोमिनी की उपाधि धारण किया। याद रखिए, अमीर उल मोमिनी की उपाधि धारण किया, जो उस समय खलीफा ही करते थे। नेक्स्ट पॉइंट इसके बारे में, 1579 ईस्वी में अकबर ने मजहर की घोषणा की। मजहर की घोषणा करने का मतलब ये होता है, इसके तहत ये धार्मिक मामलों जितने भी धार्मिक मामले थे उसमें कुछ भी निर्णय लेना होता था तो राजा को ही लेना होता था, यानी राजा उसमें सर्वोपरि हो जाता था। लेकिन इसमें एक बात और कहा गया कि आप धार्मिक मामलों पर निर्णय ले सकते हैं, लेकिन कुरान के मामले पर आप कुछ भी नहीं बोल सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इसके बारे में था, 1582 ईस्वी में अकबर ने दीन ए इलाही नामक धर्म चलाया। याद रखिएगा, दीन ए इलाही काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 1582 ईस्वी में दीन ए इलाही नामक धर्म चलाया, जिसे मानने के लिए कोई बाध्य नहीं था, यानी ये राज्य का धर्म तो था लेकिन ये बाध्यकारी नहीं था कि आपको मानना है। नेक्स्ट पॉइंट इसके बारे में देखा, दीन ए इलाही धर्म मानने वाला एकमात्र हिंदू बीरबल, जिसका नाम महेशदास था, बीरबल था, जो अकबर का तथा इसका प्रधान पुरोहित जो था अबुल फजल था। दीन ए इलाही का प्रधान पुरोहित पूछेगा तो याद रखिएगा अबुल फजल इसका उत्तर हो जाएगा। लेकिन क्वेश्चन पूछता ये है
कि दीन ए इलाही धर्म को मानने वाला प्रथम हिंदू या अंतिम हिंदू कौन था? तो याद रखिएगा इसका बीरबल उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है 1583 में इलाही संवत नामक कैलेंडर चलाया। 1583 ईस्वी में इलाही संवत नामक एक कैलेंडर चलाया। नेक्स्ट पॉइंट इसके बारे में है कि अकबर के दरबार में हिंदू धर्म के विद्वान कुंभन दास रहते थे। याद रखिएगा, पूछता है क्वेश्चन कि अकबर के दरबार में हिंदू धर्म के विद्वान कुंभन दास किसके कार्यकाल में रहते थे, या पूछ लेगा कुंभन दास अकबर के कार्यकाल में कौन हिंदू विद्वान रहता, तो याद रखिएगा कुंभन दास। तथा जैन विद्वान हरिविजय। ये कभी क्वेश्चन पूछा नहीं हरिविजय के बारे में, लेकिन पूछ सकता है, इम्पॉर्टेंट है। अकबर ने सिख धर्म के चौथे गुरु रामदास को, याद रखिएगा रामदास यानी सिख धर्म के चौथे गुरु हैं जो रामदास, उनको अमृतसर की स्थापना के लिए 500 बीघा ज़मीन अकबर मुफ्त में देता है, फ्री में दान में देता है। याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अकबर ने सिख गुरु के चौथे गुरु जो हैं रामदास को अमृतसर की स्थापना के लिए 500 बीघा ज़मीन दान में दिया। नेक्स्ट पॉइंट था अकबर के समकालीन एक संत थे, उनका नाम था शेख सलीम चिश्ती। शेख सलीम चिश्ती रहते थे। इनके प्रभाव में आकर यानी इनसे अकबर इतना प्रभावित था कि इसने अपने पुत्र का नाम सलीम रख दिया, और जिसे हम लोग बाद में जहांगीर के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं अकबर के समय भू राजस्व व्यवस्था। अकबर के समय जो भू राजस्व व्यवस्था था उसमें पहली व्यवस्था थी जब्ती प्रणाली। जब्ती प्रणाली क्या थी? भूमि के माप के आधार पर आपको टैक्स देना होता था। जितना आपकी भूमि थी उसी के आधार पर आपका टैक्स निर्धारित होता था। नेक्स्ट था कनकूट प्रणाली। कनकूट प्रणाली में होता था कि उपज के आधार पर, मतलब जिस फील्ड में या जिस क्षेत्र में अधिक उपज होती थी वहाँ टैक्स उसी के हिसाब से, यानी अधिक होगी तो अधिक टैक्स देना हो और कम होगा तो कम देना रहता था। नेक्स्ट पॉइंट था आइन ए दहशाला। इसका श्रेय जो टोडरमल को जाता है, मतलब आइन ए दहशाला लागू करने वाला कोई था तो ये टोडरमल था, जिसने इस आइन ए दहशाला का ईजाद किया था। यह ऐसा टैक्स था कि 10 वर्षों के औसत आधार पर टैक्स लिया जाता था। मतलब किसी खेत क्षेत्र में या फील्ड में या खेत में 10 सालों का औसत निकाला जाता था कि कितना यहाँ उत्पादन होता है, उसी के हिसाब से टैक्स दिया जाता था। तो ये पॉइंट याद रखिएगा कि आइन दहशाला किसने ईजाद किया था, तो इसका उत्तर हो जाएगा टोडरमल। एक बात याद रखिए आप लोग कि हम उन्हीं बिंदुओं को टच कर रहे हैं जो परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कहानी बिल्कुल नहीं पढ़ रहे हैं, जो परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से एकदम इम्पॉर्टेंट पॉइंट है उन्हीं को हम डिस्कशन कर रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं भूमि की उपज के आधार पर भूमि के प्रकार। अब भूमियों के प्रकार बांटे थे, जैसे पोजल भूमि इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। पोजल भूमि कैसी भूमि होती थी? क्वेश्चन पूछेगा पोजल भूमि कैसी भूमि होती थी अकबर के समय में? तो पोजल भूमि प्रतिवर्ष खेती होती थी। मतलब कभी भी ऐसा नहीं होता था कि एक साल बंजर किया जाए, हमेशा इस पोजल भूमि पर प्रतिवर्ष खेती होती थी। दूसरी थी प्रति भूमि, मतलब 1 वर्ष के अंतराल पर इस पर खेती होती थी। 1 वर्ष खेती हुआ, अगले वर्ष इसे छोड़ दिया जाता था, फिर अगले वर्ष खेती की जाती थी। नेक्स्ट थी चाचर भूमि। चाचर भूमि में यह था कि 4 वर्षों के अंतराल पर खेती की जाती थी। नेक्स्ट था बंजर भूमि। बंजर भूमि में यहाँ खेती होती नहीं होती थी, हमेशा के लिए खाली रहता था। इस मतलब ये क्षेत्र उपजाऊ नहीं था, इसीलिए खेती करने योग्य था नहीं, इसीलिए इसे छोड़ दिया गया था। नेक्स्ट पॉइंट, अब अकबर ने लगान के आधार पर भी भूमियों का बंटवारा किया था कि टैक्स के इस हिसाब से लगेगा, उसके आधार पर भूमियों का वितरण किया था। पहला था खालसा भूमि। खालसा भूमि यह सरकारी भूमि होती थी, इस पर टैक्स नहीं लगता था। खालसा भूमि याद रखिएगा कि सरकारी भूमि होती थी। क्वेश्चन पूछता है खालसा भूमि कैसी होती थी? सरकारी, याद रखिए। दूसरी थी जागी भूमि। जागी भूमि मनसाबदार को दी जाती थी, मनसाबदार ही इस पर टैक्स वसूलता था। टैक्स का कलेक्शन जो है मनसाबदार ही करता था। नेक्स्ट था पैबाकी भूमि। पैबाकी भूमि में यह सरकार के अधीन रहती थी, इसके द्वारा जागीरदारों के घाटों की पूर्ति की जाती थी। मतलब कोई जागीरदार है इसका जितना वेतन निर्धारित है या किसी भूमि को दिया गया है, अगर उस पर उतना उपज नहीं हुआ तो उसकी पूर्ति के लिए ये पैबाकी भूमि होती थी, यहाँ से इसको पे किया जाता था। नेक्स्ट था मदमास भूमि। मदमास भूमि दान में दी जाती थी। नेक्स्ट पॉइंट देख लें, यहाँ की मुद्रा प्रणाली।
अकबर ने राम सीता प्रकार के सिक्के चलाए, याद रखिएगा, अकबर ने राम सीता प्रकार के सिक्के चलाए, काफ़ी इंपॉर्टेंट नहीं है। और लेकिन इसमें ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा, अकबर के समय 1 रुपये कितने दाम के बराबर थे। तो याद रखिए, अकबर के समय जो 1 रुपया था 40 दाम के बराबर था। याद, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अकबर के समय वृत्ताकार सिक्कों को इलाही कहा जाता था तथा आयताकार सिक्कों को जलाली कहा जाता था। क्वेश्चन पूछा नहीं है लेकिन पूछ सकता है, पॉइंट याद रखिएगा। एक इलाही, एक इम्पॉर्टेंट हो जाएगा, एक इलाही जो होता था 10 रुपये के बराबर होता था। नेक्स्ट पॉइंट, मनसबदारी व्यवस्था क्या होता था। मनसबदारी मतलब ये होता था अकबर की सैन्य तथा प्रशासनिक व्यवस्था थी। मनसबदार को काम ये रहता था कि वो सेना को रखना होता था। 2 प्रकार की सेना होती थी, एक सैनिक, पैदल सैनिक जिसे जाट कहा जाता था, तथा घुड़सवार सैनिक जिन्हें सवार कहा जाता था। इन्हीं को रखने के एवज में जो अकबर यानी राजा होता था, इन्हें मनसबदार को वेतन देता था। नेक्स्ट पॉइंट है अकबर की सैन्य अभियान। अकबर का सैन्य अभियान देखा जाए, 1559 ईस्वी में इसने ग्वालियर अभियान किया, 1559 ईस्वी में इसने ग्वालियर अभियान किया, 1560 ईस्वी में जौनपुर अभियान किया, 1561 ईस्वी में चुनार तथा मालवा अभियान किया। इम्पॉर्टेंट हो जाएगा 1561 वाला, 1561 वाला काफ़ी इंपॉर्टेंट है, चुनार अभियान पूछता क्वेश्चन। नेक्स्ट था 1562 ईस्वी में आमेर पर आक्रमण किया, जहाँ के राजा थे भरमाल। ये आक्रमण तो किया लेकिन राजा भरमाल इतने डरपोक निकले, इन्होंने स्वयं से जाकर अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली। अकबर की अधीनता स्वीकार ही नहीं की, ये अपनी पुत्री जोधाबाई को अकबर से विवाह करवा दिया। उसके बाद अपने बेटे भगवान दास को तथा पोता मान सिंह को अकबर की सेवा में भेज दिया। नेक्स्ट पॉइंट याद रखिए, 1567 ईस्वी में से मेवाड़ यानी चित्तौड़ आक्रमण किया, जहाँ के राजा उदय सिंह थे। ये जो चित्तौड़ अभियान 2 बार में हुआ है, मेवाड़ वाला। पहले अभियान में तो शुरू किया लेकिन पूर्ति जब अभियान होने वाला था उससे पहले ये अकबर लौट आया। दूसरी बार ये पुनः 1576 ईस्वी में मेवाड़ अभियान किया और हल्दी घाटी के युद्ध में उदय सिंह के पुत्र महाराणा प्रताप को पराजित कर दिया। नेक्स्ट पॉइंट था अकबर का सेनापति मान सिंह तथा महाराणा प्रताप के सेनापति हकीम खान सूर थे। याद रखिएगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अकबर का सेनापति पूछता है, हमेशा पूछता है कि अकबर का सेनापति कौन था, तो याद रखिए मान सिंह। और महाराणा प्रताप का सेनापति हकीम खान सूर थे। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, 1572 ईस्वी में गुजरात अभियान किया, जहाँ पहली बार इसने समुद्र को देखा था। जो समुद्र देखा था वो खंभात की खाड़ी को देखा था इसने। गुजरात में जो खंभात की खाड़ी है वो इसी को देखा था। वहीं इसी को पहली बार पुर्तगालियों से मुलाकात हुई, नेक्स्ट पॉइंट, 1573 में यानी 1572 में गुजरात अभियान करके लौटा, फिर वहाँ के जो शासक थे इसकी अधीनता स्वीकार करने से फिर मना कर दिए। फिर इसने 1573 में गुजरात अभियान दोबारा किया और इसके लिए सबसे द्रुतगामी अभियान साबित हुआ, चूँकि ये अभियान 9 दिनों तक चला था। और इसी के विजय के उपलक्ष्य में फतेहपुर सीकरी में इसने बुलंद दरवाज़ा का निर्माण कराया। याद रखिएगा, बुलंद दरवाज़ा पूछता कि कहाँ स्थित है, तो फतेहपुर सीकरी में स्थित है। और क्वेश्चन पूछता है किस अभियान विजय के बाद इसने फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाज़ा का निर्माण करवाया, तो याद रखिएगा गुजरात विजय अभियान के बाद इसने फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाज़ा का निर्माण करवाया। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, 1581 में इसने काबुल अभियान किया और 1586 ईस्वी में इसने कश्मीर अभियान किया और उसे जीत लिया। नेक्स्ट पॉइंट था 1595 ईस्वी में इसने कंधार तथा बालूचिस्तान जीत लिया। अब देख लेते हैं अकबर का दक्षिण भारत अभियान क्या था। अकबर प्रथम मुगल था जिसने दक्षिण भारत अभियान किया था। क्वेश्चन पूछ लेगा कि मुगल काल का कौन सा पहला शासक था या जिसने दक्षिण भारत अभियान किया, तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा अकबर। दक्षिण भारत के उस समय 4 प्रमुख राज्य थे, खानादेश, अहमदनगर, बीजापुर, गोलकुंडा। याद करने का देखिए, खानादेश, अहमदनगर, बीजापुर, गोलकुंडा।
खानदेश दक्षिण भारत का प्रवेश द्वार कहा जाता था। इसको इसने आक्रमण किया, ये अपने आप अधीनता स्वीकार कर लिया, यानी युद्ध लड़ा नहीं। अहमदनगर की उस समय शासिका थी चांद बीबी। इन्होंने अधीनता तो स्वीकार नहीं की, युद्ध किया, युद्ध में पराजय हुई चांद बीबी का, बट इसने स्वतः से अधीनता स्वीकार नहीं किया। उसके बाद अकबर ने अहमदनगर को भी जीत लिया। बीजापुर, इसने भी अकबर की अधीनता स्वीकार कर लिया था। जो बीजापुर था, इसने भी अकबर की अधीनता स्वीकार कर लिया था। अकबर के जीवन का अंतिम युद्ध असीरगढ़ का युद्ध था। याद रखिए, अकबर के जीवन का अंतिम युद्ध पूछ सकता है, कहाँ का युद्ध था, तो याद रखिए असीरगढ़ का युद्ध इसके जीवन का अंतिम युद्ध था। लेकिन इस युद्ध को इसने रिश्वत देकर जीत लिया था। नेक्स्ट पॉइंट देखो, 1602 ईस्वी में जहांगीर, यानी इसी का पुत्र था, इलाहाबाद में विद्रोह कर दिया। इलाहाबाद में जब विद्रोह कर दिया तो अकबर ने इस विद्रोह को दबाने के लिए, मतलब इस विद्रोह को शांत कराने के लिए अबुल फजल को भेजा, जिसकी हत्या जहांगीर के कहने पर वीर सिंह बुंदेला ने कर दिया। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, अकबर के नवरत्नों की बात की जाए तो पहले में आएंगे बीरबल, जिनका उपाधि थी कविप्रिय राजा। दूसरा पॉइंट इनके बारे में है कि अकबर के प्रधान सलाहकार होते थे, तथा इनके बारे में एक पॉइंट याद रखिएगा, इन्होंने दीन ए इलाही धर्म अपनाने वाले एकमात्र हिंदू थे। नेक्स्ट पॉइंट, तानसेन या रामतनु पांडे। तानसेन, जिनका पहले का नाम रामतनु पांडे था, ये ग्वालियर थे, यानी उनका जन्म मध्य प्रदेश के ग्वालियर में हुआ था, जो अकबर के दरबार में प्रसिद्ध संगीतकार थे। नेक्स्ट पॉइंट है मान सिंह, ये अकबर का सेनापति था। अगले थे टोडरमल, भूमि सुधारक तथा आईने दहसाला प्रणाली इन्होंने ही लागू शुरू किया था। नेक्स्ट पॉइंट, अबुल फजल, इन्होंने अकबरनामा, यानी जिसमें अकबर की चर्चा है, अकबरनामा लिखा, जिसके 3 भाग थे, और जो तीसरा भाग था, इन्होंने तीसरे भाग में अपनी आत्मकथा लिख दिया था अबुल फजल ने। नेक्स्ट थे फैजी, ये अबुल फजल के बड़े भाई थे। उसके बाद एक कवि की उपाधि भी धारण किए थे। दूसरी बात है, इन्होंने गीता एवं लीलावती पुस्तकों का फारसी में अनुवाद कर दिया था। नेक्स्ट पॉइंट था अब्दुल रहीम खान खान, इसके 7वें जो नवरत्न थे, बैरम खान का पुत्र था। जो अब्दुल रहीम खान था, बैरम खान का पुत्र था, जिसने बाबर की आत्मकथा कौन सी है, तुजुक ए बाबरी है, जो तुर्की भाषा में लिखी गई थी। ये बाबर की आत्मकथा, याद रखिए। इसका फारसी में अनुवाद किए थे अब्दुल रहीम खान। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, मुल्ला दो प्याजा, ये प्रमुख व्यंग्यकार थे। अगले थे हकीम हुकाम, ये अकबर के दरबार में बावर्ची पद पर था। ये रहे 9 इसके नवरत्न। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, अकबर के गुरु लतीफ़ खान थे, परंतु अकबर निरक्षर रह गया। जो लतीफ़ खान थे बहुत ही अच्छे शिक्षक थे, गुरु थे, बट उसके बावजूद भी अकबर निरक्षर रह गया। फिरोज शाह तुगलक को सल्तनत काल का अकबर कहा जाता है। क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि जो फिरोज शाह तुगलक है उसको क्या कहा जाता है, सल्तनत काल का अकबर। या क्वेश्चन पूछ लेगा सल्तनत काल का अकबर किसे कहा जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फिरोज शाह तुगलक। नेक्स्ट पॉइंट था तुलसीदास अकबर के समकालीन थे, यानी अकबर के समकालीन तुलसीदास थे, परंतु अकबर के कहने पर भी इन्होंने जो इसके नवरत्न थे उनमें नहीं शामिल हुए, यानी इसके दरबारी कभी नहीं बने। नेक्स्ट पॉइंट था शेर शाह सूरी के समय 1 रुपये 64 दाम के बराबर था। अकबर के समय पूछेगा तो अकबर के समय 1 रुपये 40 दाम के बराबर थे। अब यही शेर शाह सूरी के समय कितने थे, 64 दाम के बराबर थे। ये रहे सभी पॉइंट जो इम्पोर्टेंट पॉइंट थे अकबर से, और आई होप आप लोगों को समझ में आएगा और आप लोग इस वीडियो को अच्छे से देखिए, और पेट में इससे क्वेश्चन एक भी छूटने नहीं पाएगा, ये हमारी गारंटी है आप लोगों से। और आप लोग जो भी वीडियो में अगर आपकी कमी लगे उसे आप ज़रूर कमेंट करके बताइए। थैंक यू क्लास।